बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन ऑन द बॉडी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। कि किस कंडीशन के तहत बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास जो वर्क डन है, हम ये जानते हैं कि वर्क डन W इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा के। ठीक है, तो एफ डी कॉस थीटा के मुताबिक मैक्सिमम वर्क डन उस वक्त होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो जीरो होगा। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल हों। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करे, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो उन दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो उस वक्त W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एंगल जीरो होगा, जीरो पुट करेंगे थीटा की जगह पर, तो एफ डी इंटू 1 ये इक्वल आ जाता है एफ डी के। और इसी तरह मिनिमम वर्क डन उस वक्त होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में जब हम 90 पुट करेंगे थीटा की जगह पर, तो ये एफ डी कॉस 90 जीरो के इक्वल होता है, तो ये जीरो आ जाता है। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो होना चाहिए, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का क्यों एक्ट कर रहा होता है बॉडी पे, जो कि वर्क एक्सप्रेशन में, यानी कि जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो उसके फार्मूला में W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही हम लेते हैं। तो इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कुछ एंगल पे, किसी एंगल पे हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करें और वो एट सम एंगल हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है कुछ डिस्टेंस। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अक्रॉस इस वजह से जो ऑब्जेक्ट की मूव करने की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका कवर हो रहा है, उस डायरेक्शन में फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो इस वजह से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट, फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही होती, इस वजह से हम वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेते। तो जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है। तो इसके मुताबिक वर्क डन इक्वल होता है एफ डी के, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो एफ पैरेलल इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आएगा, तो W इक्वल आ जाता है एफ डी कॉस थीटा के। तो इसलिए हम जो है कोई भी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स इम्प्लीमेंट हो रही हो, उसको हम उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वजह से लेते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, और वर्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती उस ऑब्जेक्ट में, इस वजह से हम वर्टिकल कंपोनेंट उसका कंसिडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बकेट ऑफ वाटर हैविंग मास ऑफ 20 kg इज कैरिड बाय अ पर्सन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अगर एक वाटर की बकेट है जिसका मास 20 kg है और एक पर्सन उसको कैरी करता है 10 मीटर के डिस्टेंस तक, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द पर्सन इन कैरिंग द बकेट। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं कि हमारे पास बकेट में जो वाटर है उसका मास 20 kg है और जितने डिस्टेंस तक उसको कवर करता है वो 10 मीटर है। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, तो W इक्वल होता है एफ डी के। अब जहाँ पर जो फोर्स है वो उसका वेट के इक्वल होगी, यानी कि वेट हम फाइंड कर सकते हैं W इक्वल टू एम जी से, तो एम जी डी, क्योंकि डायरेक्ट हमें वेट गिवन नहीं है, मास गिवन है। तो W इक्वल टू एम, मास हमें 20 गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 10 गिवन है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1960 जूल वर्क डन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है,
गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन बाय अ बॉडी। नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल देनी है जब बॉडी वर्क डन करेगा नेगेटिव हो। तो हम कंसिडर ये करते हैं कि एक व्हीकल मूव कर रही है रैपिडली, स्पीड से मूव कर रही है। जब हम उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे मूविंग व्हीकल पे, तो जो कार है वो मूव करेगी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो उसको रोकने की ट्राई कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो कार मूव करेगी। Here the force is trying to stop the vehicle and its direction is opposite to the displacement। यहाँ पर क्या है, जो फोर्स उस कार को स्टॉप करने की ट्राई कर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। As the force and displacement are anti-parallel, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा, तो वो जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच नो वर्क इज डन ऑल्थो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है जिसमें वर्क डन नहीं हो रहा लेकिन फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे और वो बॉडी कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो इसका आंसर ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है फोर्स अप्लाई करके उसकी इनिशियल पोजीशन से, बट देन बैक टू द इनिशियल पोजीशन अगेन, वी कैन से दैट देयर इज नो वर्क डन बीइंग बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई जाती है, वो इनिशियल प्लेस से उसको हटाया जाता है और जहां पर भी वो जाता है वापस इनिशियल पोजीशन पे अगेन आ जाता है, तो उसमें जो वर्क डन है वो जीरो होगा। इसी तरह अगर एक पर्सन स्टार्ट करता है वॉक एक सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ में उसने एक पॉइंट से स्टार्ट लिया और स्टार्ट करने के बाद वो वापस आ जाता है कंप्लीट सर्कल करके उसी पॉइंट पर आ जाता है दोबारा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए उसका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो और क्वेश्चन में यही बात पूछी गई थी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो लेकिन उसके बावजूद भी उसका वर्क डन जीरो होता है। ये दोनों सिचुएशन बता दें कि ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट ले वहीं पर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसका वर्क डन भी जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ए कार हैज काइनेटिक एनर्जी K, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल। कि काइनेटिक एनर्जी कार की गिवन है, K से रिप्रेजेंट किया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए। तो हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है K वो इक्वल होती है K इक्वल टू 1/2 mv² के। अब उन्होंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, न्यू काइनेटिक एनर्जी, उसको K प्राइम से लिखा है, जबकि न्यू वेलोसिटी जो है वो डबल हो पहली से, यानी कि v प्राइम इक्वल हो 2v के। यही कंडीशन लगाई थी कि वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो K प्राइम इक्वल आ जाता है 1/2 mv प्राइम स्क्वायर। जो क्वांटिटीज चेंज होनी है उनके साथ प्राइम लगा दिया इस फार्मूले में। K प्राइम इक्वल टू 1/2 m इंटू v प्राइम 2v के इक्वल है 2v पुट किया, 2v स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर आ जाएगा, 4 पहले लिख देंगे इंटू 1/2 mv स्क्वायर इधर लिख दिया, तो ये K प्राइम इक्वल आ जाता है 4k के। Hence, if the velocity of the car doubled, then its kinetic energy increased by 4 times of the original kinetic energy। यानी कि अगर हम कार की वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो इससे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज लिफ्टेड टू सम हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में क्यों स्टोर हो जाती है जब उसको किसी हाइट तक हम अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर ले जाएं। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला P इक्वल टू mgh है। अब इसके अगर हम गौर करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। तो आप ये बात भी जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज करता है g की वैल्यू हाइट के साथ साथ, एल्टीट्यूड के साथ साथ, तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी भी डेफिनेटली चेंज होगी। तो इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी में, जब हम किसी बॉडी को एक हाइट तक लिफ्ट करते हैं तो
किसी आप एक हाइट तक ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वैसे भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक देखें तो इनिशियली जब वो किसी पॉइंट पर थी तो वहाँ पर उसमें कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर मौजूद होगी। जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, क्रिएट नहीं हो सकती। तो इस वजह से जब हम किसी हाइट पर उसको ले जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्क डन ऑन द बॉडी आइदर स्पीड्स इट अप और स्लोज इट डाउन और रेज इट अप, कीपिंग इट इन माइंड टेल हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जब वर्क डन किसी भी बॉडी पे जब अप्लाई किया जाता है तो वो उसकी स्पीड को अप कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, या उसको रेज इट अप कर देता है। वर्क डन को जब वर्क डन अप्लाई होता है तो उसकी स्पीड की वो बात कर रहा है कि स्पीड स्लो कर देता है या स्पीड अप कर देता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कीपिंग इट इन माइंड टेल हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स इंप्लीमेंट हो रही होगी। तो बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कल में तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा होता है। तो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है बॉडी की वो टेंडेंट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो टूवर्ड्स द सेंटर है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन जो सैटेलाइट की मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, एट दिस टाइम टूवर्ड्स द टेंडेंट। तो हम किसी भी पॉइंट पे देखें तो फोर्स और जो मोशन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस हो, जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो ये जो एंगल इन दूसरे के दरमियान 90 डिग्री का है वो हम वर्क डन के फार्मूले में अगर पुट करें, W = FD cos थीटा, FD cos 90, एंगल 90 है, cos 90 0 होता है तो ये वर्क डन 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसमें जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, A bullet is fired from gun. Bullet penetrates into a sand wall and it stops. बुलेट गन से फायर की जाती है और वो बुलेट पेनिट्रेट्स कर जाती है सैंड वॉल में और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाती है। वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी यूज्ड, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होगी। तो जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन से और बुलेट पेनिट्रेट कर जाती है सैंड वॉल में तो उसके बाद वो स्टॉप कर जाएगी। जब वो स्टॉप करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किन वेज में यूज होती है। नंबर 1, कुछ एनर्जी उसकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद डिफॉर्मिंग द बुलेट को डिफॉर्म होने में, और चौथा डिफॉर्मिंग द टारगेट, उस टारगेट को भी जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी। या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सैंड थी, सैंड के अंदर उसने पेनिट्रेट किया है तो उस सैंड में अपना रास्ता बनाने के लिए उसने उसको जो टारगेट था उसको डिफॉर्म किया है, तो उसमें भी उसकी एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी इन 4 वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एन एनर्जी सेवर बल्ब हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, व्हाट डज इट मीन। एक एनर्जी सेवर बल्ब है और उसकी एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो रेशो होती है इनपुट और आउटपुट की। किसी भी मशीन की इनपुट और आउटपुट की जो रेशो है उसको हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो जब हमारे पास किसी मशीन की एफिशिएंसी बताई गई है कि 80% है तो इसका मतलब ये है कि वो मशीन 80% कन्वर्ट करती है पावर को ऑफ इट्स इनपुट फ्यूल, यानी कि उसको जितना फ्यूल दिया जा रहा है उसका 80% वो इस्तेमाल कर लेती है एक्चुअल वर्क के तौर पर, लेकिन उसका जो बाकी 20% हिस्सा है वो वेस्ट हो जाता है लाइक हीट, नॉइस और वेयर एंड टेयर में। ठीक है, यानी कि 80% वो इस्तेमाल करेगा और बाकी 20% उसका वेस्ट जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11, टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिस्कस अ मेथड टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि टाइड्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो मेथड बताना है कि किस मेथड के तहत जो टाइडल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है।
तो बेसिकली टाइडल एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो उसमें होता ये है कि टरबाइन लगे होते हैं, जब लहर आती है, वेव आती है, तो उसकी मदद से वो टरबाइन रन करते हैं। वो जब टरबाइन रन करते हैं तो डेफिनेटली उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यही टरबाइन हम डैम में भी लगाते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इन टरबाइंस बेसिकली इन टरबाइंस की मदद से जो टाइड्स एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।